दोस्तों आधा वर्ज है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है मोहम्मद अहमद काजमी साहब। आप किससे हरदम मुखातिब होते हैं काजमी साहब, खैर मकदम है आपका। आज वैसे तो इंटरनेशनल मसलों पे ही आपसे बात करते हैं, उसके मास्टर हैं आप। आज एक टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ उनके बारे में कि एक चैनल है मीडिया स्टार वर्ल्ड, आपका ही चैनल है। उस पर जो अरब वर्ल्ड है, ख़ास तौर पे इस्लामिक या मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनकी बड़ी सच्ची और एडवांस खबरें आती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग उस चैनल को भी ज़रूर देखें। और इसी के साथ मैं काजमी साहब से एक सवाल करता हूँ। काजमी साहब, एक बात बताइए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब, इनके ताल्लुकात कसीदा क्यों होते चले जा रहे हैं? और पाकिस्तान लगता है मुझे, जैसे बातचीत से इमरान खान के बिहेवियर से, कि एक किस्म से दुश्मनी मोल ले रहा है अरब कंट्री से, जबकि अभी तक ऐसी किसी की हिम्मत नहीं हुई है अरब कंट्रीज़ की। लेकिन पाकिस्तान जैसा, जो कि खुद दूसरे के कंधे के सहारा लेके बैसाखी लेके खड़ा हुआ है, वो अचानक, आप तो बता दें, आपने कई बार बात भी की है कि शुरू तो काफ़ी दिनों से सिलसिला हो गया था, लेकिन अब एकदम से आमने सामने की बात हो गई है। इसके पीछे क्या राज है? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि देखिए, जो भी सिस्टम आर्टिफिशियल बुनियादों पर चलता है वो बहुत कमज़ोर होता है। आइडियोलॉजी कॉमन होती है तब बहुत आगे तक चलते हैं ताल्लुकात, कुछ और वजूहात होती हैं। लेकिन अब जिस तरह से सऊदी अरब, न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि और अरब मुल्कों का भी जो हाल होता जा रहा है, तेल की कीमतें गिरना और उनका इज़राइल की तरफ झुकाव, इसमें न सिर्फ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये और दोस्तों को भी खो देंगे। पाकिस्तान के साथ ख़ास बात यह है कि 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हुआ, तकसीम हुई, तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ था और रीजनल एलाइज़ में सबसे अहम एलाई सऊदी अरब था। और सऊदी अरब से एक ताल्लुकात ज़ाहिर है, मजहबी अक़ीदे का जो ताल्लुक़ होता है वो तो पूरी दुनिया के मुसलमानों का है ही, उस जगह से, मक्का मदीना से। और उसके अलावा चूँकि पड़ोस है, नज़दीक है, तो वहाँ काम करने जाने का सिलसिला, तेल का इंपोर्ट और बहुत सी वजह, और सऊदी अरब और बाकी अरब मुल्क भी पाकिस्तान को एक तरह से फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर देखते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम मुल्कों में अकेला न्यूक्लियर मुल्क है, न्यूक्लियर हथियार वाला मुल्क है। तो ये एक तरह से अपनी डिफेंस के तौर पर भी पाकिस्तान को देखते हैं। पाकिस्तान ने एक लंबे अरसे से पाकिस्तानी लोग सऊदी अरब की फ़ौज में भी शामिल हैं। और अभी ताज़ा जो वाक़यात हैं, यमन के ख़िलाफ़ जो जंग हो रही है, उसमें राहील शरीफ, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ, वो वहाँ उनको मदद कर रहे हैं, एडवाइज़री रोल है, या फ़ौजी भी हैं, रिटायर्ड फ़ौजियों की एक तादाद है जो वहाँ गई हुई है। तो इस नज़दीक ताल्लुकात में जो ये एक ख़राबी महसूस हो रही है, वो उसमें हर एक के लिए एक ताज्जुब की बात है। क्योंकि ये बात बहुत मशहूर थी कि जब अफ़गानिस्तान जंग थी 80 की दहाई में, मुजाहिदीन लड़ रहे थे, अमेरिका, सऊदी अरब, पाकिस्तान के सपोर्टेड सोवियत यूनियन के फ़ौजों को निकालने के लिए, तो उसी वक्त से एंट्री अमेरिका की बहुत पूरी तरीके से बिल्कुल। तब उस वक्त हज के मौके का गोश्त जो वहाँ पे, चूँकि पूरी दुनिया के हाजी जाते हैं, कुर्बानी करते हैं, जी। वो तक भी पाकिस्तान आता था मदद के लिए, इन अफ़गान्स की मदद के लिए। और बहुत सी ऐसी खबरें कि पाकिस्तान में भी बहुत खप जाता था। तो सऊदी अरब से मजहबी चैरिटी जो होती है, वो पैसा भी बहुत आता था। और अगर आप इस्लामाबाद जाएंगे तो इस्लामाबाद का जो सेंट्रल एवेन्यू, जो सेंट्रल रोड है, उसके आखिर में, चूँकि वैली में है ये इस्लामाबाद, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग जो स्काई लाइन में इस्लामाबाद में है, वो फैसल मस्जिद है।
जो जो बिल्कुल पहाड़ी के नीचे है, वो सऊदी किंग के पैसे से बनी है। और मैं चूँकि वहाँ गया भी हूँ, मेरे चचा की फैमिली रावलपिंडी में थी और वहाँ इस्लामाबाद में भी उनकी एक कोठी थी, तो बाकायदा वहाँ ये महसूस मालूम हुआ कि मस्जिद के बहाने सैकड़ों कोठियाँ और बन गई। इतना माल आता था, ट्रक कहीं भी जाता था मस्जिद की तरफ और मुड़ जाता था किसी के घर की तरफ। तो जहाँ सऊदी अरब का इस हद तक पेनिट्रेशन और आमद व रफ्त और सपोर्ट और सब हो, उसमें जो ख़राबी आ रही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ख़राबी आने की जो फ़िलहाल वजह क्या है? फ़िलहाल जो वजह है, एक तो सऊदी अरब ने अपने दबाव में ला करके महासिर मोहम्मद की जो एक समिट जो थी इंडोनेशिया मलेशिया कुआलालंपुर में, उसमें जाने से रोका। वो एक तरह से ऑल्टरनेट समिट की सी शक्ल बन रही थी, चूँकि ओआईसी में अभी जो ख़ास बात ताज़ा जो बात है वो ये कि शाह महमूद कुरैशी ने ARY टेलीविज़न, एक बड़ा टेलीविज़न चैनल है प्राइवेट, जिसका दुबई में भी बहुत बड़ा ऑफिस है, उससे बात करते हुए उन्होंने कहा कि OIC अगर कश्मीर वाले मामले पर फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कम से कम अगर नहीं कर सकती, तो मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कहूँगा कि वो मुस्लिम मुल्कों की सरबराह कॉन्फ्रेंस समिट ऑर्गेनाइज करें। तो ये OIC का हेडक्वार्टर जद्दा में है और OIC पर पूरा असर सऊदी अरब का है, तो इससे वो बहुत नाराज़ हैं। कश्मीर में 370 हटने के बाद पूरा 1 साल गुजर गया। उनका कहना यह है कि अभी तक भी OIC ने समिट नहीं की, इसकी वजह सऊदी अरब है, और हम सऊदी अरब अगर ये ऐसा करेगा तो हम उससे अलग होकर के भी सोच सकते हैं। जी, बड़ा वायरल हुआ है। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि मैं अब प्राइम मिनिस्टर से कहूँगा कि वो विद सऊदी अरब और विदाउट सऊदी अरब आगे बढ़ें और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करें जिसमें मुख्तलिफ मुस्लिम मुल्कों के हेड्स ऑफ स्टेट आएँ। तो ये उसके साथ साथ और भी कई चीज़ें हो रही हैं। सऊदी अरब के साथ 2018 में जब इमरान खान हुकूमत में आए तो उसमें मुल्क की इकॉनमी बहुत ही कमज़ोर हालत में थी, तो ये सऊदी अरब गए। ये तो इमरान खान ने खुद कबूल भी किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे अपने दोस्त मुल्कों से मदद लेनी पड़ेगी, जिसमें 6 अरब डॉलर सऊदी अरब ने, 3 अरब डॉलर तो तेल का पेमेंट उधार किया जा सकता है, डेफर्ड पेमेंट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसकी फैसिलिटी के तौर पर, और 3 अरब डॉलर नकद एक तरह से पाकिस्तान को दिया था। तो ये जो डेफर्ड पेमेंट का अरेंजमेंट था वो 3 साल के लिए था, जो अभी मई 2020 में ख़त्म हो गया, और अब वो नकद पेमेंट पे दे रहे हैं। वो अरेंजमेंट उन्होंने बढ़ाया नहीं है। दूसरी एक और बात आई है जिससे महसूस हो रहा है कि ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, वो ये कि 1 अरब डॉलर पाकिस्तान ने इन तमाम मुश्किलात के बावजूद वापस दिया है सऊदी अरब को, रीपे किया है। तो ये सारी चीज़ें एकदम एक साथ ऐसी हो रही हैं, और वो सिर्फ जो ताज़ा बयान है शाह महमूद कुरैशी का, वो न सिर्फ उसके बारे में है, आर्टिकल 370 के बारे में, बल्कि अयोध्या की भी उन्होंने शिकायत की है कि भारत की सरकार जो है वो मस्जिद को ख़त्म करके, उन्होंने कहा है 300 साल पुरानी, हालांकि यहाँ तो तारीख़ में कुछ 600 या जितने भी साल, लेकिन एक पुरानी मस्जिद को गिरा करके वहाँ मंदिर बन रहा है, उसकी भी उन्होंने शिकायत की है। शायद वो इस इशू को भी इंटरनेशनल लेवल पर उठाना चाहते हैं। तो ये सूरत हाल है, और अब वो अल्टरनेट देखने लगे हैं सऊदी अरब के अलावा, और दोस्तों की तलाश में है। अब जो अगर ऐसा हो गया, जी, और जैसी बात चल रही है कि जिस तरीके से जो सलमान है, जो सर्वा है वो है, तो उनका बड़ा हार्ड हिसाब किताब है वो, तो किसी तरीके से उनका बिल्कुल वर्किंग स्टाइल ही बदला हुआ है। जैरेड कुशनर के कहने पर चल रहा है वो सब। हाँ, वो जाहिर सी बात है, अमेरिका पहले तो अमेरिका की। मैं जैरेड कुशनर के बारे में बता दूं, वो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी हैं, और बहुत ही यंग उम्र में होते हुए भी सीनियर एडवाइजर हैं, और वो यहूदी हैं,
और वो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच की कड़ी भी हैं। तो और इनको काम दिया गया है मोहम्मद बिन सलमान को अपने रास्ते पर लाने का, और मोहम्मद बिन सलमान के ज़रिए इन तमाम अरब मुल्कों को इजराइल के नज़दीक लाने का। तो ये मोहम्मद बिन सलमान बहुत ही अच्छे से इजराइल की और अमेरिका की खिदमत कर रहे हैं। ये बहरहाल उससे अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ क्या है कि पाकिस्तान की तो फौज बड़ी मजबूत फौज मानी जाती है, कुछ भी कह लीजिए, हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन उसकी फौज इस्लामिक जो है वही कंपेयर किया जाता है दूसरे मुल्कों के मुकाबले में मजबूत है। और सऊदी में पूरे के पूरे इंचार्ज है, और उसके बाद सऊदी फौज की तरफ से लड़ रही है। यहाँ तक कि जो राइफल आए उनको उड़ा के लाने वाले जो कुवैत में राइफल लिए थे, तो पायलट पाकिस्तानी ही थे। वो तो बड़ा वायरल हुआ था, पाकिस्तानी पायलट जब जा रहे हैं, जब उनको पूरी नॉलेज हो जाएगी तो आप जो सीक्रेट चीज़ ले रहे हैं तो वो तो पाकिस्तान के पास पहले पहुंच गई। भारत में कंट्रोवर्सी हुई थी, तो इतना पाकिस्तान का वहाँ पे वो है, और वर्कर तो हैं ही पाकिस्तानी वहाँ पे काफ़ी। मैंने इस तरह की रिपोर्ट मैंने नहीं देखी थी, मैंने तो वो कश्मीरी पायलट का जिक्र सुना था कि वो नहीं, वो आपकी बात है। अगर आप वहाँ जाएंगे देखने के लिए जो राइफल तो कुवैत में मंगाए हैं, तो उनको वहाँ ट्रेनिंग दी गई है। अच्छा, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अरबियन तो इतने नहीं होते हैं। नहीं, वो तो किसी भी काम के नहीं होते। वो तो सिवाय गोश्त खाने के और अच्छी मोबाइल और अच्छी गाड़ी और कई 2-4 शादियां, इसके अलावा मेरे सगे दामाद है, वो बता दे डॉक्टर, मतलब माफ़ कीजिएगा, ये बहुत ही ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ और विमेंस राइट के ख़िलाफ़ बात है। लेकिन मैं वहाँ ऐसा महसूस करता हूँ कि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ गिनवा करके ऐसे बताते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हमारे पास है। मैंने खुद हैदराबाद और बम्बई एयरपोर्ट पर देखा है, एक अरब है, उसके पीछे 4 औरतें जा रही हैं, एक बुर्के वाली है, एक साड़ी वाली है, तिलक लगाए हुए भी है, हर तरह की। तो वो उनको ये मुसलसल उनका एक वो है। वो हमारे दामाद वहाँ पे डॉक्टर रहे हैं, अब तो अब लंदन में सेटल हुए हैं। वो बताते थे कि बांग्लादेश के मिलिट्री वाले आए तो वो कमांडो ट्रेनिंग देने के लिए अरबियंस को, सऊदी अरब की बात बता रहे थे। तो हुआ साहब ट्रेनिंग हुई, बोले मेरी भी ड्यूटी लगी कि कोई इमरजेंसी में, तो मैं भी था वहाँ पे डॉक्टर के तौर पर। तो उन्होंने बाकायदा करतब दिखाए, ट्रेनिंग दी, सारा कुछ किया और खुद बताया। और उसका सर्टिफिकेट बटना थे। तो उनसे कहा कि आप आइए, तो सारे अरब जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा ठीक हो गया, सीख ली हमने, और सर्टिफिकेट लिया और चले गए। देख के चले गए, देख के चले गए, सर्टिफिकेट लेके चले गए। तो वो बताते, वो तो इस तरीके के लोग हैं, उनको अब पता चलेगा कि किस तरीके से क्या है। तो पाकिस्तान अगर उनके साथ से हट जाता है तो फौजी तो उनकी कमजोरी को, अब तो अरब के साथ ये हो गया कि माफ कीजिएगा कि चारों तरफ से उसके ऊपर वो कंट्रोवर्शियल हो गया है। बिल्कुल। और लड़ाइयों में भी शामिल हो गया। एक जमाना था कि सऊदी अरब किसी के मतलब में, देखिए यमन की लड़ाई तो खुली हुई है, जो सामने नजर आ रही है, लेकिन जो कुछ इराक में और सीरिया में हुआ उसमें बाकायदा शरीक। मुझे बिल्कुल याद है 2003 में जब मैं जंग कवर करने गया था इराक, और उसके बाद के हालात में बहुत जल्दी वहाँ कुछ धमाके शुरू हुए। तो उस जमाने में सऊदी अरब के एक मिनिस्टर का बयान आया था ऑन रिकॉर्ड कि 2500 नौजवान हमारे इराक में चले गए जिहाद करने के लिए, और ये अगर वापस आएंगे तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत बनेगी। तो ये है कैरेक्टर, ये यहाँ हुआ है। पड़ोस के मुल्कों में खलफिशार फैलाने में अमेरिका और इजराइल की खिदमत करने के लिए सऊदी अरब ने सीरिया में और इराक में दोनों जगह उन जो दाइश टेररिस्ट थे उनको बाकायदा मदद फराहम। ये अफगानिस्तान में भी हुआ था, तो अब वही जो बाउंस होके वो पूरे हिंदुस्तान से लेके पूरी दुनिया में फैले हुए, बिल्कुल, जिनको हम लेकिन कमाल ये है कि टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ने वाले सबसे ज्यादा नजदीक दोस्त उन्हीं के हैं जो टेररिज्म फैला रहे हैं दुनिया में। अमेरिका, इजराइल, बिल्कुल उनको सूट करता है, वो तो शहंशाह टेररिज्म है अमेरिका वगैरह। लेकिन मैं आपसे फिर उस मुद्दे की बात पे आता हूँ कि ये जो
अलगाव हो रहा है सऊदी अरब से, तो ये जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसकी जो यूनिटी है, OIC बनाई गई और जो भी है ढकी छुपी जैसी भी है एक यूनिटी है, उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, वो तो एक तरह से उस वक्त टूट गई जब 2017 में गालिबन, जो 17 में हुआ था या 18 में, 17 में, मई 2017 में, जब GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो एक 7 मुल्कों का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लीडिंग रोल सऊदी अरब का ही है, उसने सऊदी अरब, UAE, बहरीन और मिस्र हालांकि GCC का हिस्सा नहीं है, वो अलग है, अफ्रीकन कंट्री है, उन्होंने कतर को अलग किया। धमकी ये दी कि तुम ईरान से ताल्लुकात ख़त्म करो, उनकी नज़र में तुम टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो, हमास या अख़वानुल मुस्लिमीन मिस्र में, वो बंद करो, और ये अल जज़ीरा TV जो दिन रात जो है वो हमारे मुल्कों की खराबियां बताता रहता है, वो बंद करो। तो इस धमकी के साथ जब उसे अलग किया था, उसमें अजीब बूमरैंग हुआ, उसका नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ कि और तुर्की की फ़ौजें निकालो अपने यहाँ से, ये भी शर्त थी। अब वो तुर्की से अच्छे ताल्लुकात हैं उसके, ईरान से अच्छे ताल्लुकात हैं, और कतर में डेली इस्तेमाल का सामान सारा अक्सर ईरान का नज़र आता है अब कतर में। तो GCC उस तरह से टूटी। उसके बाद ये OIC का हाल ये हो रहा है, पाकिस्तान अलग होने की बात कर रहा है। अरब लीग जिसका हेडक्वार्टर मिस्र में है, उसका भी इसी तरह से शिराजा बिखरा हुआ है, और बिखरावा सिर्फ इसलिए है कि जिन मुल्कों में हेडक्वार्टर है वो खुद अमेरिका और इजराइल के दलाल मुल्क हैं, चाहे वो इजिप्ट की अल-सीसी सरकार हो या सऊदी अरब का ये सऊदी आले सऊद ख़ानदान हो। तो जाहिर है उससे बिखराव आएगा, और यूनिटी तो पुरानी बातें हैं कहने सुनने की, कहाँ यूनिटी, कहीं नहीं है। और सब इससे पाकिस्तान के अलग होने से एक परेशानी तो आई जाएगी, वो परेशानी आएगी, लेकिन पाकिस्तान ने अल्टरनेट तलाश का जो सिलसिला शुरू किया है उसमें टॉप पे है तुर्की। अभी कल तुर्की के नेशनल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो 73वां सेशन होने वाला है अभी सितंबर में, उसका 1 साल के लिए प्रेसिडेंट होता है कोई मुल्क, वो तुर्की के एक साहब हैं जो इस्लामाबाद आए थे, और उन्होंने कहा कि जब ये जो कश्मीर का मामला है ये हल होना चाहिए इस इलाके में अमन के लिए। और उन्होंने टर्की तो हरदम कहता रहा है, और अभी ईद में जो बात हुई है इमरान खान की उसमें भी, और नहीं, उन्होंने एक नई बात और कह दी कि मैं मीडिएशन के लिए तैयार हूँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और वो इस्लामाबाद में शाह महमूद कुरैशी के साथ खड़े हुए ये ऑफर दे गए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अगर सऊदी अरब से दूरी बनाएगा जैसे कि हालात लग रहे हैं, तो वो तुर्की के साथ ताल्लुकात और बेहतर करेगा। तो इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ तुर्की के साथ, अब शायद वो थोड़ा सा और स्टेबल और ज़्यादा मैच्योर लीडरशिप समझता है तुर्की की, इसलिए उनके साथ जाएगा। एक बात और मैं बताऊं तुर्की के बारे में, तुर्की कश्मीर के मामले में काफ़ी एक तरह से एक्टिव हुआ है शुरू से आप दीगर कश्मीर और मैं बताऊं कश्मीर के कुछ लोग अब तुर्की जाने का सिलसिला बढ़ा है। पाकिस्तान के लोगों का बड़ा है, हमारे कश्मीर से भी जो गए हैं। शाह महमूद जो शाह फैसल को जाते हुए रोका था वो इस्तांबुल जा रहे थे। अच्छा, वो टर्की ही जा रहे थे। हाँ, टर्की ही जा रहे थे। उसके अलावा भी मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो तुर्की। तो ये एक तरह से कश्मीर वाले इशू पर भी तुर्की के उनकी पसंद के पोजीशन की वजह से ये नज़दीकियाँ और बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काजिम भाई आपका कि आपने एक मसले को सुलझाया, बड़े सही ढंग से समझाया, क्योंकि भारत के अखबारों में तो ये चीज़ नहीं मिलती है। आप देख लीजिए कि इतने डीपली क्या खबर ही नहीं आती है, ये तो BBC वगैरह से खबर आती है। तो आप लोगों ने भी समझा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के कशीदा ताल्लुकात हो रहे हैं। आगे क्या होगा उसको फिर हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त।